जी, तो हमने डिमांड के हवाले से जो डिमांड का चैप्टर था वो हमने कवर कर लिया है, और उसमें हमने देख लिया एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और शिफ्ट, और लास्ट हमने सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्स को देखा था। अब सप्लाई पे आ जाते हैं। तो सप्लाई में आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज सप्लाई, इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई, क्या फर्क है दोनों में, और ये टेबल और डायग्राम से मैंने शो भी किया हुआ है। तो इसमें कोई ट्रबल है या हम आगे चलें? जी हसीब एंड राहिम। क्लियर है मुझे तो। अच्छा, और राहिम आपको? राहिम आपको क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा, ओके, ऑलराइट। तो आगे अगर हम देखें तो फिर ये लॉ ऑफ सप्लाई है, सारी बात है वही सप्लाई और प्राइस के रिलेशन को शो कर रहा है। और फिर एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन जिस तरह की डिमांड में थी कि मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी तो प्राइस फैक्टर है, और अगर शिफ्ट होगा तो वो नॉन प्राइस फैक्टर है। और एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होती है सप्लाई में, राइट पे इसमें भी सप्लाई बढ़ती है और लेफ्ट पे कम होती है। एक बात बस आपने याद रखनी है कि पास्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये पूछा हो कि व्हाट एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स व्हिच कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कार्स। आई रिपीट, क्वेश्चन अगर ये आ जाता है पास्ट पेपर में 4 नंबर का, एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स व्हिच कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कार, तो यहाँ पर हम प्राइस नहीं लिख सकते। क्यों भला? फैक्टर्स में एक फैक्टर प्राइस। क्वेश्चन ये कि हाउ कैन वी इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ कार। नहीं, हाँ है तो यही, बस सवाल की स्टेटमेंट मैंने जो है वो ये की थी कि एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स व्हिच कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कार्स। तो 4 नंबर का है, आपको 2 फैक्टर्स लिखने हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इसमें अगर आपने प्राइस लिखा तो आपका वो पॉइंट इनवैलिड होगा। क्या वजह? नहीं पता सर क्यों? सर क्योंकि उसने इंक्रीज का कहा है, हाँ, और वो नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज डिक्रीज हो। वेरी गुड हसीब, बड़ी टेक्निकल बात थी, और अक्सर बच्चे बल्कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ये गलती करते हैं, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज एक ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल होते हैं व्हेन देयर इज अ चेंज इन सप्लाई ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स। तो ये इंक्रीज डिक्रीज अंग्रेजी नहीं है। जब उसने इंक्रीज डिक्रीज लिख दिया, इसका मतलब है कि हमें नॉन प्राइस फैक्टर्स बताने हैं, प्राइस फैक्टर हम नहीं बता सकते। हाँ, अगर वो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सोजेनस फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जब भी राहिम आपके लिए अच्छा। इंक्रीज और डिक्रीज का जब भी वर्ड लिखा होगा क्वेश्चन में, तो एक्सोजेनस फैक्टर की ही बात होगी, एंडोजेनस की नहीं होगी। क्योंकि वो राइज इन या शिफ्ट इन सप्लाई या डिमांड की वो जी एग्जैक्टली रिगार्डिंग होता है। जी बिल्कुल, रिगार्डिंग उसी को होता है, बिल्कुल सही है। तो ये आपने नहीं भूलना, वरना आपका वो सवाल गलत हो जाएगा। अच्छा, इंक्रीज डिक्रीज आपने याद रखना है, ये नॉन प्राइस फैक्टर से होता है, और ये हमें नजर भी आ रहा है। सप्लाई राइट पे जाती है तो बढ़ती है, और लेफ्ट पे जाती है तो कम होती है। जिस तरह की डिमांड में भी ऐसे ही होता है, राइट पे डिमांड बढ़ती है और लेफ्ट पे कम होती है। अच्छा, एक बात कि क्योंकि मैंने एमसीक्यूज में देखा है, तो मैंने कहा ना साथ साथ मैं एग्जाम के क्वेश्चन को भी जहन में रखता हूँ कि इसका नाम शिफ्ट तो है, शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व टू द राइट साइड, या शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट साइड, या इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई, ये तो हम कहते हैं। इसका एक और भी नाम है जो कि एमसीक्यूज में इस्तेमाल होता है, और वो है, मैंने आपको शायद बताया था, मूवमेंट ऑफ द कर्व। बताया हुआ मैंने आपको, मूवमेंट ऑफ द कर्व। अगर मूवमेंट ऑफ द कर्व का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहे हैं, शिफ्ट की बात कर रहे हैं। क्योंकि दूसरा वर्ड जो इसके इस्तेमाल होता है ऑल्टरनेटिवली, वो है मूवमेंट अलोंग द कर्व। अलोंग द कर्व का मतलब है प्राइस फैक्टर यानी कि एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और मूवमेंट ऑफ द कर्व का मतलब इंक्रीज डिक्रीज यानी कि शिफ्ट ऑफ सप्लाई और डिमांड कर्व। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। ऑलराइट। तो आगे अब ये इसके कुछ नॉन प्राइस फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए असूलन, कि भाई अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी तो आपको प्राइस भी बढ़ानी पड़ती है ना। क्यों बढ़ानी पड़ती है? क्योंकि आपको एक सर्टेन प्रॉफिट अर्न करना है एज अ प्रोड्यूसर, एज अ बिजनेसमैन। तो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई तो बढ़ेगी ही, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई तो कम होगी ना, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो जाता है।
तो और अगर कॉस्ट जो है वो आपकी कम हो जाएगी तो आपको प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा उसके अंदर, क्योंकि आपकी प्राइस तो उतनी ही है, तो आप सप्लाई को बढ़ा देंगे, यानी कि राइट पे शिफ्ट हो जाएगी। ये पता आपको अच्छे से। ये प्राइस ऑफ अदर गुड्स की जो बात कर रहे हैं, अदर गुड्स मतलब इस तरह से कि मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि लेट्स से कि एक दुकान है जहां पर क्लोथ्स आर सोल्ड एंड इन अनदर शॉप शूज आर सोल्ड। तो उसमें अब आपको ये नजर आया कि आप लेट्स से यू सेल शूज इन अ शॉप एंड यू सी दैट नाउ मोर पीपल दे आर डिमांडिंग क्लोथ्स रादर देन शूज फॉर एग्जांपल। अच्छा, और आपको नजर आया कि क्लोथ्स की डिमांड बढ़ रही। वैसे भी आपको पता है जूते तो एक आधा आपने ले लिया, उसी को पहनते रहते हैं। कपड़े फिर आप जो है ना वो वैरायटी चाहते हैं उसके अंदर। तो अब क्लोथ्स की प्राइस बढ़ रही है, शूज की नहीं बढ़ रही। तो आप एज अ शू रिटेलर यानी कि जूते बेचने वाले हैं आप, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यार प्राइस उसकी बढ़ रही है, जूतों की बढ़नी नहीं, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा, क्लोथ रिटेलर का बढ़ रहा है। तो आप क्या करोगे? यू माइट स्टार्ट सेलिंग क्लोथ इन योर शॉप रादर देन शूज, ताकि आपको भी वो प्रॉफिट हो सके। तो हुआ क्या कि अगर आप गौर करें तो प्राइस जो है वो कंपटीशन ज्यादा होगा सर। नहीं नहीं वो तो होगा, लेकिन हम कंपटीशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर अभी तो सप्लाई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस क्लोथ्स की चेंज हुई है, प्राइस जो है जी वो क्लोथ्स की चेंज हुई है, यानी कि बढ़ रही है, लेकिन उससे शू की सप्लाई में इफेक्ट आ गया, यानी कि क्लोथ्स की प्राइस बढ़ने से शू की सप्लाई कम हो गई। इनका आपस तो में फिर लिंक नहीं। जिस तरह अगर इसकी सप्लाई कम हो गई तो फिर वो उसकी क्वांटिटी देयरफॉर कम हुई या फिर प्राइसेस की शूट अप कर गई। हाँ नो, शूट अप कर गई। प्राइस की मैं बात नहीं कर रहा। अब ये क्लोथ और जो शूज हैं ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो है नहीं कि ये इकट्ठे ही लेने हैं, जरूरी कोई नहीं है ये तो। और ना ही ये सब्स्टिट्यूट्स हैं किसी भी तरह से। लेकिन तभी मैंने अदर गुड्स लिखा है ना, कि अगर क्लोथ्स की प्राइस बढ़ रही है तो वो बंदा जो शूज बेच रहा है वो भी क्लोथ बेचना शुरू कर देगा। तो इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये आया कि शू की प्राइस चेंज हुए बगैर शू की सप्लाई कम हो गई, क्योंकि शू सेलर ने अब क्लोथ बेचना शुरू कर दी। तो ये भी एक नॉन प्राइस फैक्टर है। अगर मैं यहाँ पर शू की डिमांड बनाऊंगा, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ साथ, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर डिमांड कह रहा हूँ, सप्लाई है ना ये, तो ये लेट्स से ये क्लोथ्स की है, ठीक है जी, क्लोथ्स की सप्लाई है। तो और दूसरी तरफ जो है हमारे पास शूज की सप्लाई है। अब यह हुआ कि क्लोथ्स की प्राइस बढ़ना शुरू हो गई, क्लोथ्स की प्राइस जो है यहाँ पे बढ़ रही है, शूज की नहीं बढ़ रही। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि शायद ये जो शू सेलर है ये क्लोथ बेचना शुरू कर दे, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो शूज को बंद करेगा और उसकी जगह पर ये भी क्लोथ्स ही बेचना शुरू कर देगा। तो उससे होगा क्या कि क्लोथ्स की जो सप्लाई है ओवरऑल वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ये भी क्लोथ बेच रहा है और ये भी क्लोथ बेच रहा है। ये तो समझ आ रही है मैं बात, ये क्लोथ की सप्लाई बढ़ गई हुई है, लेकिन जो शू की सप्लाई है वो कम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि शू की जो सप्लाई है उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, क्योंकि शू की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन शू की सप्लाई जो है वो कम हो गई है क्योंकि उसने क्लोथ्स सेल करना शुरू कर दिया। तो ये भी आपने याद रखना है कि एक नॉन प्राइस फैक्टर है, क्योंकि शू की प्राइस नहीं चेंज होती। तो मैंने आपसे कहा था कि प्राइस बजाहिर लगता है कि प्राइस फैक्टर है यहाँ पे इस्तेमाल जो हो रहा है, लेकिन ये प्राइस किसी और चीज की चेंज हो रही है और उसका इफेक्ट किसी और चीज की सप्लाई में आ रहा है। ये बात क्लियर हो रही है आप दोनों को? यस सर। अच्छा, सर इसी मैंने तरह ये वेदर पूछना है। था कि हाँ हाँ बोलो। जो क्या कहते हैं प्राइस इंक्रीज आ रहा है क्लोथ्स की, वो डिमांड की वजह से आ रहा है ना, हाँ डिमांड हो बढ़ रही है। हाँ हो ये रहा है, तो वो मैंने शो नहीं किया क्योंकि हम सप्लाई कब की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने सप्लाई पे फोकस किया है। बात आपकी ठीक है कि कपड़ों की डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइस बढ़ गई, तो उसकी सप्लाई ठीक है सर। तो उस वजह से दूसरों ने भी सप्लाई वो कपड़े बेचना शुरू कर दिए, ऐसे ही है। ठीक है जैसे कि आपको अच्छा बहरहाल ठीक है, आपको क्लियर हो गया तो मैं और मजीद कंफ्यूज नहीं करता। वेदर वेदर भी एक नॉन प्राइस फैक्टर है सप्लाई के लिए, लेकिन ये वेदर उन्हीं चीजों के लिए है जो कि डायरेक्टली जिनकी सप्लाई अफेक्ट होती है वेदर से। मतलब अगर एक फैक्ट्री में कुछ चीजें बन रही हैं और उनका वेदर से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि शूज या कपड़े हैं,
तो अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो अगर मैं वार्म क्लोथ्स की बात करता हूं तो उस केस में तो बिल्कुल इफेक्ट होगा, वेदर चेंज होगा तो वार्म क्लोथ्स की सप्लाई कम या ज्यादा जो है वो होगी। लेकिन ये जो ये डिमांड से रिलेटेड है, अगर मैं ये कहूंगा ना तो मेरी बात गलत हो जाएगी। वो क्यों, आप जरा गौर करो मैं क्या बताने का चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि इस तरह का अगर एमसीक्यू पूछ लेंगे ना ट्रिकी सा तो आपसे नहीं होना। और वो क्या मैं कह रहा हूँ जरा आप समझें, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सप्लाई की। तो लेट्स से कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वार्म क्लोथ्स की, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि वार्म क्लोथ जो है वो उनका वो वेदर से इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि वार्म क्लोथ है तो मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे कह रहा हूँ जी एंड ऑफ विंटर सीजन, एंड ऑफ विंटर सीजन। तो एंड ऑफ विंटर सीजन अगर आ रहा है, ये आ गया है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि उसकी डिमांड कम होगी ना, लोग नहीं ले रहे। जब डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब लेने वाले नहीं है तो प्राइस ऊपर कैसे जानी है। दुकानदार कहेगा भाई जितने की भी है ले लो, कीमत कम कर देते हैं, और प्राइस कम होने से क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगी। तो फर्क सिर्फ ये है कि जो अभी मैंने बात की है इसमें नॉन प्राइस फैक्टर जरूर है, वेदर या विंटर सीजन, लेकिन वो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, सप्लाई को नहीं कर रहा। सप्लाई को जो चीज अफेक्ट कर रही है वो प्राइस है। तो इस केस में अगर मैंने वार्म क्लोथ्स का सप्लाई का बनाया तो उसमें जो है वो सप्लाई में मूवमेंट अलोंग द कर्व नजर आएगी। तो मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये वाली वेदर की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस वेदर का ताल्लुक डिमांड के साथ है, और डिमांड से प्राइस कम होगी। जिस तरह भी आपको पता है कि सीजन जब जाने लगता है तो एंड ऑफ सीजन सेल लग जाती है ना, फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 70% ऑफ। तो वो यही है ना, क्योंकि डिमांड गिर गई और चीजें पड़ी हुई हैं वो बेचनी है तो प्राइस कम हो जाती है। प्राइस कम होने से वो अपना स्टॉक निकालने के बाद क्या वो नया स्टॉक लाएंगे विंटर का? नहीं, वो स्टॉक निकाल के खत्म कि जान छुड़ाओ, सप्लाई भी कम हो जाएगी विंटर की, विंटर स्टॉक की। तो वो उससे हमें जो है वो मूवमेंट अलोंग द कर्व नजर आएगी। मतलब सप्लाई जो है अगर ये प्राइस है तो प्राइस कम होने से सप्लाई भी कम हो जाएगी, ये याद रखना है। तो हम जिस वेदर की बात कर रहे हैं वो ये वाला नहीं है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। और वो क्या है वो मैं आपको एक मिनट जस्ट सर हाँ हाँ सर ये वो वाला वेदर है जैसे कॉटन क्लोथ्स हैं, तो कॉटन चाहिए होता है जो फील्ड्स में उगता है। तो अगर कोई डिजास्टर्स एग्रीकल्चर डिजास्टर हो जाए तो वो कॉटन की सप्लाई कम हो जाए, तो वेरी इस गुड, तरह इफेक्ट होता है वेदर। बिल्कुल हसीब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये वही वाला है कि ऐसा वेदर जो डायरेक्टली उस चीज की प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। ये नहीं कि वेदर ने डिमांड को अफेक्ट किया और डिमांड ने प्राइस को अफेक्ट किया और प्राइस ने सप्लाई को अफेक्ट किया, ऐसा नहीं। वो डायरेक्टली सप्लाई को अफेक्ट करेगा, तभी वो नॉन प्राइस फैक्टर बनेगा सप्लाई का, वरना वो डिमांड का नॉन प्राइस फैक्टर होगा। तो ये क्लैरिटी होना जरूरी है। तो इसीलिए अगर फर्ज किया कि वेदर वो हैवी रेनफॉल हो गया है जिससे क्रॉप्स जो है ना वो डैमेज हो गई, तो ये समझ आती है इससे क्रॉप की सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, और ये नॉन प्राइस फैक्टर है सप्लाई का, डिमांड का नहीं है। ठीक है जी, तो ये मेरा ख्याल है तो आपको। सर फिर ये जो आपकी जो प्रीवियस आप एग्जांपल दे रहे थे मुझे, हाँ हाँ जिसमें वो अफेक्ट नहीं कर रहा, तो हाँ सर ये इस तरह हो गया ना जैसे विंटर सीजन मतलब अभी चल रहा है एंड इट्स वेरी वेरी बिग, अभी बहुत चल रहा है वो विंटर अभी हुआ तो और वेव ये। आई हुई है सर्दी और की। फिर हाँ जी, और फिर जो ये कोका कोला है फॉर एग्जांपल, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, अभी इसकी फिर सप्लाई में कंट्रैक्शन है, इसमें वो नहीं है कि अभी उसका वो बहुत ही बड़ा इफेक्ट है कि उसका राइज और फॉल हो गया अभी, है ना? हाँ नहीं, अभी सॉफ्ट ड्रिंक की अगर मैं बात करूँ ना तो आपने, अगर आप सप्लाई की बात कर रहे हो, जी सर। हाँ तो सप्लाई आपकी बात सही है कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक की सप्लाई पे इफेक्ट है ये डिमांड की वजह से है, क्योंकि वेदर ठंडा है तो लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं ले रहे, कोल्ड ड्रिंक नहीं ले रहे तो फिर सप्लाई भी आपने कम रखी हुई है। तो ये आपकी बात सही है कि ये वो क्योंकि उस अभी कर क्या रहे हैं, क्योंकि उस प्राइस पे वो लेना नहीं चाह रहे। वैसे तो मैं कोल्ड ड्रिंक की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की प्राइस बहुत ही कम है, मतलब इससे ये वो प्राइस है जो मजदूर भी पी लेता है। तो इसलिए उस प्राइस को मजीद कम करना बनता नहीं है, बस वो उतनी सप्लाई नहीं करते। लेकिन फैक्टर यही है कि भाई प्राइस हम कम नहीं कर सकते तो हम प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्रोडक्शन हमने ज्यादा की तो बिकनी कोई नहीं है। तो अगर हमने बेचनी है तो प्राइस कम करनी पड़ेगी, लेकिन प्राइस ऑलरेडी कम है तो फायदा नहीं है। तो ये आपकी बात सही है, ये उसी में ही आता है। लेकिन क्या मैंने बात इसलिए की कि क्या कोल्ड ड्रिंक की प्राइस कम हो रही है?
बताओ, सर्दियों में कम होती है? सर नहीं होती ना, मैं वही बता रहा हूँ अभी ये। नहीं। हाँ, तो ये एक्सेप्शन है, वरना आपकी बात बिल्कुल ठीक है, होता ऐसे ही है कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक इसमें एक तो ये कि मोनोपोली है, पेप्सी कोक वगैरह, ये चूंकि इनका ही आपको पता मार्केट लीडर है, तो ये प्राइस सेम रखते हैं। आपको कभी भी नजर नहीं आएगा कि कोक और पेप्सी ने अपनी प्राइसेस को चेंज किया है, कोक की ज्यादा है या पेप्सी की कम है, ये बड़ा इनका एग्रीमेंट होता है आपस में। तो आपको पता है यही दोनों मेन प्रोडक्ट्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक में जो कि लोग बाय करते हैं। तो उसमें उन्हें पता है कि जिन्होंने लेनी है उन्होंने लेनी है। बहरहाल ये हम इन इलास्टिक डिमांड की तरफ चले जाते हैं, अभी वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं है तो मैं उसको अभी छेड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है, सही अप्लाई कर रहे हो आप। अच्छा, अब हम वेदर के बाद टेक्नोलॉजी पे आ गए। ये भी टेक्नोलॉजी ये है ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, ये टेक्नोलॉजी टू यूज द प्रोडक्ट नहीं है। जैसे हम लेटेस्ट सेल फोन्स लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो उसमें नई टेक्नोलॉजी मौजूद है ना, तो वो टेक्नोलॉजी वो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनेंगे तो ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहाँ हम टेक्नोलॉजी क्योंकि सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो ये है टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस। तो अगर वो इम्प्रूव हुई है तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, आपकी कॉस्ट कम हो गई है, आपको मैन पावर कम रिक्वायर्ड है, आपको तो वेजेस नहीं देनी पड़ रही, तो उस वजह से आपकी जब सप्लाई बढ़ेगी तो वो राइट वर्ड ही शिफ्ट होगी और वो आपका इंक्रीज इन सप्लाई कहलाएगी। और इसी तरह तो ये हमें ये एक नॉन प्राइस फैक्टर है टेक्नोलॉजी। तो बस फर्क सिर्फ ये कि आपको सप्लायर या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। इसी तरह बिजनेस कंडीशन आगे आ गई कि जिस तरह पाकिस्तान में पिछले 10-20 सालों में बहुत टेररिज्म रहा है, तो बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल भी फ्लरिश नहीं किए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था पाकिस्तान में कि हालात खराब है। टीम्स खेलने नहीं आती तो बिजनेसमैन ने कहाँ से आना है, फॉरेन इन्वेस्टर्स कहाँ से आने। तो उससे जो सप्लाई कम हुई वो बिजनेस कंडीशंस, या गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट चेंज होती जा रही है। जैसे आपको पता है कि जो PMLN है वो उसको 2.5 साल ही मिलते हैं। नवाज शरीफ आता है 2.5 साल हुकूमत करता है फिर चले जाता है, या 3 साल हुकूमत करता है, 4 साल जो भी है। तो उस वजह से क्योंकि सप्लायर जो है ना वो अनसर्टन होते हैं कि यार नई हुकूमत आएगी, पता नहीं उसकी पॉलिसीज फ्रेंडली होंगी कि नहीं होंगी, तो उसमें फिर वो हेजिटेट करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो प्रोडक्शन जो है अगर किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वो शायद उस लेवल की नहीं होती, जैसे या सप्लाई नहीं होती। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो गाड़ियां हमें आजकल नजर आती हैं लाहौर में, इतनी ज्यादा वैरायटी कि अब हमें नाम भी नहीं आते कई गाड़ियों का बाद। उसकी वजह यह है कि सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान में, और जो इम्पोर्टेड कार्स आ रही है। और उसकी वजह है बिजनेस कंडीशंस के गवर्नमेंट ने फ्रेंडली ऑटोमोटिव पॉलिसीज निकाली हुई हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट दोबारा से अभी असेंबली में उन्होंने पास किया है बिल के अब दोबारा से टैक्सेस लगा रहे हैं जो इम्पोर्टेड गाड़ियां आती हैं उन पे भी, और जो इम्पोर्टेड पार्ट्स आते हैं गाड़ियों के जिनको असेंबल किया जाता है पाकिस्तान में, उनको उन पे भी टैक्स लगाया जा रहा है, GST। तो उससे अब गाड़ियां होने वाली हैं महंगी। तो ऑब्वियस ही बात है, अब वो टैक्स अगर प्रोड्यूसर देगा तो प्रोड्यूसर तो फिर ज्यादा सप्लाई नहीं करेगा, और अगर कंज्यूमर देगा तो कंज्यूमर बाय नहीं करेगा। दोनों सूरतों में ही सप्लाई कम होने वाली है। लेकिन टैक्स जो है जो चीजों पे लग रहा है इसका इफेक्ट पहले प्रोड्यूसर पे होता है, याद रखना है आपने। क्योंकि जब भी आप गाड़ी बेचते हैं तो बेचने वाले को टैक्स देना है, खरीदने वाले को नहीं देना। तो वो जारी बात है, बर्डन है प्रोड्यूसर के ऊपर। तो अगर बिजनेस कंडीशन फेवरेबल नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट की वजह से या टेररिज्म की वजह से या किसी और वजह से, तो सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगी, और इसके ऑपोजिट अगर जाएं तो बढ़ जाएगी। तो इससे राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट सप्लाई में आता है एज अ नॉन प्राइस फैक्टर जो बिजनेस कंडीशन में। ठीक हो गई बात जी ये भी? यस सर। तो आगे हमारे पास प्राइस डिटर्मिनेशन आ गया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे जरूर बतानी है। इक्विलिब्रियम तो वैसे आपको पता ही है अच्छे से कि क्या होता है, जिस जहाँ पर डिमांड सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। वैसे तो इक्विलिब्रियम हम उसको भी बोलते हैं कि जब आप कोई मार्केट से अगर कोई सब्जी या फ्रूट्स लेते हैं तो वहां पर आप जब मेजर करते हैं, मतलब एक तरफ वेट रखा जाता है और ऑन द अदर साइड आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रखते हैं, तो उन दोनों को बराबर किया जाता है ना। तो जब दोनों बराबर होते हैं इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम में है, और वही आप फिर प्राइस पे पे कर देते हैं उस हिसाब से। तो इक्विलिब्रियम मतलब ऑन द बैलेंस। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो है ना वो इक्वल है, बैलेंस्ड है, इस वजह से इसको इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। लेकिन इसमें जो चीज हमें समझनी है
वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, लेकिन मुझे ऑफ कोर्स डेमोन्स्ट्रेट तो करना पड़ेगा, तो हम उधर ही जाते हैं वापस यहाँ पर। हमारे पास में ये हमारे पास मौजूद है डायग्राम। तो अब ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, हमें समझ आ रही है क्यों इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर है। ये तो आपको पता है अच्छे से, इसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम हमें नजर भी आ रहा है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इक्विलिब्रियम है, यानी कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है दोनों सेम क्वांटिटी Q1 जैसे यहाँ नजर आ रही है बेचने और खरीदने के लिए तैयार हैं एट एन एग्रीड प्राइस, जो कि P1 है, जिसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट प्राइस बोलते हैं। अक्सर होता भी है, दुकान में जाते हैं तो आप कोई बार्गेनिंग करते हैं, कोई चीज बिक रही है फर्ज किया 500 रुपए की, तो आप बार्गेनिंग करके उसे 400 रुपए की कर लेते हैं, तो उसमें जो दुकानदार है वो भी कहता है जी ठीक है जी 400 का, आप भी कहते हैं ओके, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो गई ना मार्केट में कि उतने की 400 की बेच रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई इक्विलिब्रियम प्राइस क्यों चार्ज करनी है? हम नहीं चार्ज करते, हम ऊपर चार्ज कर लेते हैं प्राइस, जैसे कि हम यहाँ प्राइस चार्ज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्राइस चार्ज करने से क्या होगा, अगर मैं यहाँ P2 प्राइस चार्ज कर लूँ, होगा क्या? अगर हम कर लेते हैं, हम नहीं करते इक्विलिब्रियम प्राइस चार्ज किसने करनी है? प्रोड्यूसर ने ऑफ कोर्स। तो अब आप गौर करो, जब आप प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे यानी कि ऊपर ले गए प्राइस को, तो उसके दो इफेक्ट हैं। इफेक्ट ये कि डिमांड पे उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो डिमांड में तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी, ठीक है, जिससे डिमांड पहुंच जाएगी यहाँ पर, ये पॉइंट ए ले लेते हैं। और सप्लाई में ये मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द लेफ्ट साइड, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। सप्लाई में मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द राइट साइड होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, तो सप्लाई में हो जाएगी एक्सटेंशन। तो वो आप पहुंच गए इधर पॉइंट बी पे, प्राइस बढ़ाने से उससे ये हुआ कि गैप आ गया, ये ए और बी के बराबर। और अब लेट से कि आपकी जो प्राइस है, जो डिमांड है वो इतनी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, फर्ज किया कि जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी वो 500 है, और अब डिमांड आपकी 400 हो गई है, और जो आपकी सप्लाई है, मैं इसको अगर ड्रैग करूँ नीचे, लेट से वो 600 हो गई। तो अब ये 200 का ये जो गैप हमें नजर आ रहा है 200 का, ये बन गया ना। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं जी, ये जो गैप आ गया है ये है कि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो लेस देन क्वांटिटी सप्लाइड है, और है बाय 200, ऐसे ही है ना। 200 से आपकी सप्लाई, डिमांड कम है सप्लाई से, यानी कि मार्केट में 600 चीजें पड़ी हुई हैं। अगर प्राइस P2 चार्ज करेंगे, 600 चीजें बेचना चाह रहे हैं प्रोड्यूसर, लेकिन खरीदने वाले सिर्फ 400 चीजें खरीदना चाह रहे हैं। तो अगर ये केस आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, ये हो गया सरप्लस, ठीक है ना, या इसको हम एक्सेस सप्लाई भी बोल सकते हैं, एक्सेस सप्लाई भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है ना कि लेने वाले कम है, चीजें पड़ी हुई है, तो कि दुकानदार क्या करेगा, बता सकते हैं आप? सर वो कंज्यूमर्स को कन्विंस करेगा किसी तरह ले ले वो, हाँ, वो नहीं ले या रहे ना, वो कह प्राइस कम कर देगा, प्राइस कम कर वो देगा। प्राइस कम वेरी करेगा गुड, ना, एक्सेसिव सप्लाई है। हाँ जी, एक्सेस सप्लाई है। तो अगर वो एक चीज जो है वो 50 रुपए की बेच रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन उसके पास 50 रुपए की 100 चीजें पड़ी हुई हैं, और जो लेने वाले कस्टमर हैं वो सिर्फ 50 हैं, तो 50 चीजें कैसे बेचेगा वो? बाकी 50 बिकनी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इसकी कीमत को कम कर देगा। वो कहता है ठीक है भाई 25 की ले लो। अब 25 की लेने से ऑटोमेटिकली वो जो आपके पास कंज्यूमर्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। वो 50 से बढ़कर 60 हो जाएंगे, या 60 से बढ़ के 70 हो जाएंगे, और बढ़ते जाएंगे 70 से 80 हो जाएंगे, क्योंकि कीमत कम हो गई। तो अब जब कीमत वो उसे कम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास स्टॉक ज्यादा पड़ा है, 100 चीजें, तो वो 100 उसने बेचनी है जैसे भी है, वरना तो नुकसान हो जाएगा। तो वो कीमत को कम करेगा। जब कीमत को वो कम करेगा तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट होगा क्या, अब जो डिमांड है उसमें एक्सटेंशन होगी, तो डिमांड अब मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द राइट साइड जाएगी, ऑपोजिट। और सप्लाई कर्व जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि अब प्राइस कम हो रही है, तो मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द लेफ्ट साइड आएगी, और वापस आप दोबारा से उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसका मतलब है अगर आप ऊपर प्राइस चार्ज कर भी लें अबव द इक्विलिब्रियम, तो स्टिल मार्केट फोर्सेस ऐसे
रिएक्ट करेंगी जिससे ऑटोमेटिकली प्राइस दोबारा से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो आप ऊपर चार्ज कर भी लेंगे तो आपको नीचे आना ही पड़ना है। अच्छा, इसी तरह से और हम अगर इसको हम आपने ये भी याद रखना है कि इसको हम ये जो P2 हमें नजर आ रहा है, ये P2 जो हमें नजर आ रही है प्राइस, इसको हम डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे। डिसइक्विलिब्रियम प्राइस भी बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम प्राइस। अच्छा, अब डिसइक्विलिब्रियम प्राइस ये नहीं होती कि जब भी सरप्लस होगा। डिसइक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा होती है जब भी क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर नहीं है। दैट्स इट। जी राहिम, क्या कह रहे हो? जी सर, मैंने पूछना ये था कि जैसे ₹25 का इसने कर दिया है, इसने माल अपना, और इसके पास समझे इसके पास 100 है, अभी 100 स्टॉक पड़ा है, तो फिर अब ये 25 की प्राइस पे बेची जा रहा है, इसकी अपनी वो 100 का स्टॉक उसका कम हो ही जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो प्राइस है, प्राइस ब्रैकेट है, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा क्योंकि सप्लाई उसका कम हो ही जा रहा है ना, और फिर इस तरह फिर वो रेगुलेट होएगा टू मार्केट इक्विलिब्रियम। मैं बताता हूँ। ये अपना लेट से कि हम कहते हैं जो P2 प्राइस है ना, ये P2 जो मैंने लिखा है ये 50 है, और ये जो P1 है ना ये 25 है, एग्जाम्पल है। तो अब आपने 25 जब प्राइस कर दी है तो ऑटोमेटिकली डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी, और इवेंचुअली दोनों पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे आकर दोनों मिल जाएंगे और वहीं पर प्राइस दोबारा आ जाएगी जहां पहले थी। अच्छा अच्छा, प्राइस अगर हमने उसको उतना ही कर दिया कंपेयर टू द लेवल ऑफ स्टॉक, वो वहां नहीं आनी है, वहां वो वापस हाँ जी, आनी फिर वो आनी है रेगुलेट, वो अब खुद से रेगुलेट हो जाता है। खुद से। ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है डिमांड सप्लाई का, जिससे प्राइस ऑटोमेटिकली मार्केट में खुद ही फिक्स हो जाती है। अगर आप ज्यादा कर भी लें तो उसने घुमा फिरा के नीचे आ जाना है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं। अच्छा, क्या इसी तरह अगर आप प्राइस नीचे चार्ज कर लेते हैं, लेट से यहाँ, तो अब आप लेट से ये प्राइस P3 हमने चार्ज कर लिया। अब इस पे आप अगर गौर करो तो, अच्छा मैं ना एक मिनट, अच्छा चलो एनीवे, ये थोड़ा सा मैंने कहा कि चलिए इसी पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब अगर आप गौर करें तो अब P3 प्राइस पे जो सप्लाई है वो कितनी है, इतनी, और लेट से ये क्या है 300 है, और इसी प्राइस पे जो आपकी डिमांड है वो कितनी आ रही है जी, यहाँ कहीं आ रही है, लेट से ये आपकी है 550। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास गैप आ रहा है दोनों में, और कितने का गैप आ रहा है जी, 300 और 150, यहाँ पे 250 का गैप आ रहा है। और इसका मतलब है कि यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड बाय इस 250। तरह फिर शॉर्टेज है। जी वेरी गुड। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्टेज, और इसके लिए हम दूसरा नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस डिमांड। और जब ऐसा होगा इसका मतलब है मार्केट में लेने वाले लोग 550 हैं, लेकिन जो चीजें अवेलेबल हैं वो सिर्फ 300 हैं। तो अब आप इमेजिन करो कि अगर आपके बाहर लंबी लाइन लगी हुई है, 50 लोग खड़ा हुआ है, और आपके पास चीजें सारी 10 हैं, तो आपको पता है कि आप 10 चीजों से ज्यादा नहीं बेच सकते, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली कीमतें बढ़ा दोगे। आप कहोगे ठीक है मैंने तो 10 ही बेचनी है, तो अगर 50 में से 40 लोग चले भी जाएंगे कीमत ज्यादा देखकर तो कोई बात नहीं, बाकी 10 तो है ना, तो आप फायदा उठाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ तो डिमांड बहुत हो गई मास्क की, तो उससे जो N95 था वो 400 रुपए का हो गया, 450 का हो गया। वो यही वजह थी क्योंकि मास्क की शॉर्टेज हो गई थी टेम्परेरीली। बाद में मास्क बने वो एक अलग कहानी है, लेकिन उस वक्त हो गया। तो उससे क्या हुआ कि प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है कि अगर कीमत आपने कम चार्ज की है तो जो सप्लाई है, पहले तो ये देखें सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन होगी, सप्लाई यहाँ पहुंच गई कहाँ पर, ये पॉइंट सी पे, और डिमांड में एक्सटेंशन होगी क्योंकि प्राइस कम हुई है, तो आप आ गए पॉइंट डी पे। लेकिन अब चूंकि शॉर्टेज आ गई है, उस वजह से अब प्रोड्यूसर दोबारा से कीमत बढ़ाना शुरू कर देगा। जो बढ़ाएगा तो उसकी वजह से दोबारा से सप्लाई में एक्सटेंशन आना शुरू हो जाएगी, वापस ऊपर जाएगी, और डिमांड जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। तो दोबारा से ये फोर्सेस वहीं पर ले आएंगी इक्विलिब्रियम पे, जहां पर डिमांड सप्लाई दोनों बराबर नजर आ रहे हैं। लेट्स से कि ये मैं कहता हूँ प्राइस थी, इसे कर लेते हैं 10,
तो 10 पे थी, अब दोबारा 25 की तरफ जाना शुरू कर देगी, या वो 25 चार्ज कर ले। इसका मतलब है आप 50 चार्ज करें या आप 10 चार्ज करें, इवेंचुअली आपको आना 25 पे ही है, जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल है। समझ आई बात की है? यस सर। नहीं आई तो बता दो मुझे। एक मिनट सर, यहाँ पर 10 क्यों लिखा हुआ है आपने? ये मैंने एज्यूम ये किया ना 10 कि रुपीस का भी बेच रहा था उसने 10 का कर दिया ना। अगर मैंने लेकिन आपसे सर कहा, ये नहीं मैंने एज्यूम किया कि अगर 10 का बेच रहा। अगर वो इक्विलिब्रियम प्राइस 25 नहीं चार्ज करता, अगर वो कम चार्ज करता है तो क्या होगा। तो मैंने यही बताया कि अगर वो 10 भी चार्ज करेगा तो वापस वो 25 पे जाएगा ही जाएगा। लेकिन सर सर जिस वो तरह किस आपने तरह कहा जाएगा, क्योंकि हाँ, एक बारी बारी बोले। सर ये एकदम शिफ्ट ऊपर कैसे गया, क्योंकि सप्लाई में, क्योंकि पहले तो वो 10 पे बेचा था, उसके पास 300 क्वांटिटी थी, और फिर बाद में उसकी 25 पे 250 हो गई। ये इस तरह ये तो फिर डिक्रीज हो गई ना सप्लाई। अगर हम P3, हाँ तो P3 की बात कर रहा हूँ ना, तो P3 में सप्लाई 300 थी और डिमांड 550 थी, ऐसे ही है ना। अच्छा हाँ हाँ, क्योंकि वो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा था। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक तो है उस वक्त डिमांड ने एक्सटेंड होना था, ठीक सप्लाई ने कॉन्ट्रैक्ट होना था। है। मैं असल में वो उसको वो डिमांड वाले को, हाँ जी हाँ जी, मैं असल में डिमांड वाले को देख रहा था कि 300 और 550 में इतना डिफरेंस अब इतना आ क्यों रहा है। फिर वो असल में वो सप्लाई, कुछ सप्लाई चेन को हम देख के फिर इस तरह वो रेगुलेशन हो रही है। नहीं, बिल्कुल हाँ वो ठीक प्राइस है कम हो रही है तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो सर। रही है, डिमांड एक्सटेंड हो रही है, इसलिए गैप आ गया। जी तो जब आप वापस समझ आ प्राइस गई सर। बढ़ाएंगे तो ऑपोजिट होगा, यानी कि सप्लाई जो है वो एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगी, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, और आप वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जिसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको दोबारा कोई क्लैरिटी से अगली एक और डायग्राम जी में सर। बता दूंगा, ठीक है? हाँ जी सर, ये थोड़ा वो मेसी सा हो रहा है, थोड़ा वो अच्छा, हाँ डिफिकल्ट हो वही रहा मुझे है। भी लग रहा था। मैं वैसे दूसरी डायग्राम बनाने लगा था लेकिन मैंने फिर नहीं बनाई है। तो एनीवे ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेट्स से ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये प्राइस और ये। अच्छा, जब हम डिमांड सप्लाई दोनों लेते हैं ना, तो हम क्वांटिटी में क्यू डी या क्यू एस नहीं लिखते। इसे हम खाली क्यू लिख सकते हैं या क्यू टी लिख सकते हैं। क्यू टी का मतलब होता है क्वांटिटी ट्रेडेड। ट्रेडेड मतलब जिसमें बाइंग सेलिंग दोनों आ गई, यानी कि डिमांड सप्लाई दोनों आ गई, तो हम ऐसे करते हैं। अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर प्राइस कम चार्ज की जाती है, ठीक है, इतनी, अगर इतनी प्राइस चार्ज की जाएगी, पी नॉट फर्ज किया, यानी कि पहले 25 थी और आपने 10 प्राइस चार्ज कर, अगर करेंगे, आप कहते हो मैंने नहीं करनी इक्विलिब्रियम प्राइस चार्ज, ओके फाइन। जब आप प्राइस को कम करेंगे तो ऑफ कोर्स उससे दो इफेक्ट हमें डिफरेंट नजर आएंगे डिमांड और सप्लाई में। सप्लाई जो है वो हमें कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नजर आएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि प्राइस कम हो रही है, तो सप्लाई यहाँ आ जाएगी। और डिमांड में सप्लाई हमें बेसिकली इंक्रीज करेगी। सप्लाई तो नहीं, सप्लाई डिक्रीज करेगी ना। लेकिन सर फिर वो इस तरह क्यों हो गया सर, क्योंकि नहीं, हाँ प्राइस एंड सप्लायर ये देखो डायरेक्टली ना, रिलेशन। प्राइस हाँ कम जी होने से क्वांटिटी सप्लाइड कम नहीं होती, यही है नहीं, और प्राइस जी, बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है, ये नहीं है क्वांटिटी हमारे पास relation? सप्लाइड बढ़ जाती है। जी सर है। तो वही हो रहा है ना, जब प्राइस आपने कम कर दी तो सप्लाई ने कम ही होना है। मैं बस वो क्वांटिटी डिमांडेड को वो उस तरह एक सेंस में रख रहा था, क्वांटिटी को। अच्छा नहीं, नहीं, वो गलत हो गया। हाँ वो जी गलत है। और डिमांड को अलग लो। डिमांड में क्या होगा, जब प्राइस कम होगी तो लोग जी ज्यादा लेंगे, तो डिमांड यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ डिमांड आ गई, यहाँ सप्लाई आ गई, तो ये गैप आ गया जो मैं आपको बता रहा था कि ये 300 फर्ज किया सप्लाई है और ये 550 लेट से के डिमांड है। तो ये हमें गैप नजर आ रहा है, ये गैप जो है वो असल में शॉर्टेज को शो कर रहा है। तो ये जब जी शॉर्टेज हो गई है तो आप प्रोड्यूसर पे उसको मौका मिलेगा, वो प्राइस बढ़ा देगा। फिर उसे पता है कि लोग बहुत ज्यादा है, मैं प्राइस बढ़ाऊंगा भी तो कुछ ना कुछ लोग तो फिर भी लेंगे। तो शॉर्टेज में यही होता है ना, कीमतें बढ़ जाती हैं, तो प्राइस वो बढ़ा देगा। बढ़ाएगा तो ऑपोजिट आप वापस जाएंगे इधर को, सप्लाई अब एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगी, 300 से वो जाना शुरू हो जाएगी कि सिर्फ ये Q1 की तरफ। Q1 कितनी है, लेट से ये 500 है, 500 की तरफ जाना शुरू कर देगी। और डिमांड, यानी कि सप्लाई एक्सटेंड होगी और डिमांड भी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है ना, तो वो कम होना शुरू हो जाएगी। वो भी कम होगी लेकिन कब तक, जैसे ही वो 500 पहुंचेगी, अब मजीद ना तो डिमांड कम होगी ना ही सप्लाई बढ़ेगी।
क्योंकि अब आप पहुंच गए हैं इक्विलिब्रियम पे जहां पर कंज्यूमर भी राजी है उतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए और प्रोड्यूसर भी विलिंग है उतनी क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए। बिल्कुल सही हो गया सर, समझ आ गई सारी। और हसीब आपको तो समझ है ना? जी सर। अच्छा ओके। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जो हाँ आपने कहा है वो एग्जाम्पल दी थी उसकी मास्क की, तो सर जब लॉकडाउन लगा, जब कोरोना आया तो उसने जो है प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो वो इक्विलिब्रियम पे तो नहीं आया ना फिर? यार वो सरप्लस में आना शुरू हो गया ना हाँ, उनको। ये आपने अच्छी बात की। अच्छा चलो मैं आपको ना, आपने पूछा है तो फिर ये मैं आपको थोड़ा सा बता ही दूं। इसी वाले से बात कर लेते हैं। चलो ये देखो हमारे पास ये डिमांड सप्लाई मास्क, लेट्स से मास्क, तो ये इक्विलिब्रियम था पहले कोरोना से पहले। इतनी प्राइस थी और इतनी क्वांटिटी लोग बाय कर रहे थे, वो पता है कि रोज इतने लोग बाय करते हैं। अब जो कोरोना आया तो उससे ऑटोमेटिकली डिमांड जो है वो बढ़ी है, क्योंकि मैं अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसलिए, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। डिमांड बढ़ गई है तो डिमांड बढ़ने से शॉर्टेज आती है, तो डिमांड राइट पे बढ़ गई है। ये समझ आ रही है बात की? जी सर। डिमांड, अच्छा डिमांड में शिफ्ट क्यों आया भला? इसीलिए कि डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो नॉन प्राइस फैक्टर से है और नॉन वो कोरोना प्राइस है, फैक्टर। एग्जॉजनस फैक्टर की वजह से, इसलिए वो शिफ्ट आ गया एक्सोजेनस फैक्टर की वजह से। पॉजिटिव। तो अब जो जी, तो अब ये जो हमें डिमांड बढ़ गई है तो डिमांड बढ़ने से क्या चीज